हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द नाइल एकेडमी में। तो बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज आया था कि सर टेंसेज के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज का आपका टॉपिक टेंस ही है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखना और आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी जो भी होगा कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आगे। तो हेडिंग है आज का हमारा टेंस। तो देखो टेंसेज या फिर टेंसेज का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब जिसको हिंदी में हम समय या फिर काल कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपको मान लो कि आपको समय पूछा जाए कि समय क्या होता है, तो नॉर्मली आप बोलेंगे घड़ी में जो टाइम होता है वो भी तो एक समय ही है। तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड समय है। तो अगर आपको 3 वर्ड्स में बताना हो कि समय क्या होता है, तो कुछ समय ऐसे होता है जो अभी हमारा चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज मान लो अभी हमारा क्या है, ये एक टाइम है। एक टाइम था जिसके पहले हमने क्या किया था, सपोज 1 घंटे इसके पहले क्या किया, या इसके प्रीवियस डे में क्या किया था, कल क्या किया था हमने, फिर आने वाले टाइम में क्या होगा, यानी कि अगले दिन क्या करेंगे हम। तो ऐसा कुछ 3 सिचुएशन बनता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक अगर हम कुछ भी ले लेंगे, सपोज यहाँ पे हम टुडे अगर इसको लिखें, जो टुडे है हमारा, और यहाँ पे एक यस्टरडे लिखें, टुडे, यस्टरडे और ये टुमारो। देखो ध्यान से समझना आप। तो क्या ये टाइम है? बिल्कुल टाइम है। यस्टरडे मतलब क्या हो गया, जो कल का दिन था, बीता हुआ जो कल था, बीता हुआ समय था, ये यस्टरडे होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आज मंडे है, तो यस्टरडे में कौन सा होगा, संडे होगा। टुडे तो आज का दिन जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, अभी आप देख रहे हो, तो ये आपका टुडे है, यानी कि प्रेजेंट टाइम है। और टुमारो जो कल होगा, इट मीन्स आने वाले कल में। सपोज कि आज अगर संडे है तो कल क्या होगा, मंडे। अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, टुमारो में। तो अगर हम देखें तो टाइम को हम बेसिकली इस 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। यही तो होगा, इससे ज़्यादा टाइम कुछ नहीं हो सकता। बट इसी में देखो, इसी के अकॉर्डिंगली हम टेंस में किस तरीके से इसका अप्लाई करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो कुछ रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। आप लिखो, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेज आर देयर। टेंस जो है होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेज आर देयर। अब ये ध्यान रखना, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप 6 to लेकर 10 तक, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सभी के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्रामर आता है सभी में, और आपको टेंस आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेज आर देयर। आई थिंक आप सबको पता होगा। तो कितने होते हैं, बिल्कुल 3। देयर आर 3 kinds of tenses. There are 3 kinds of tenses. So number one is what? Present tense. First होता है present tense, PRESENT, present tense। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब वही हुआ जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, ये वर्तमान काल हो गया। सेकेंड क्या होता है हमारा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस को देखो हिंदी में क्या कहते हैं, ये कहते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो बीत गया हो। भूत का मतलब ये वो वाला भूत नहीं है, गोश्त वाला भूत नहीं है, जिससे हम डरते हैं, अब जैसे बोल देते हो चलो भूत आ जाएगा, वैसा वाला कोई भूत नहीं है। ये आपको हिंदी आती है तो आपको अच्छे से पता होगा। भूत का मतलब बीता हुआ समय होता है, यानी इंग्लिश के टर्म में यस्टरडे हो जाएगा। तो पास्ट टेंस। एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। प्रोनाउंसिएशन पे भी अच्छे से ध्यान देना आप, किसी भी वर्ड को हम कैसे बोलना है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं इसको बोलने में, और आप बोलेंगे गलत तो लर्न गलत होगा, और अगर लर्न ही गलत होगा तो इसका जो कंसेप्ट है वो आप अप्लाई भी गलत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये फ्यूचर टेंस।
फ्यूचर टेंस का मतलब होता है यहाँ पे क्या, भविष्यत, भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब जो भविष्य में आने वाला है, मतलब टुमारो, यानी आने वाला जो हमारा टाइम है। तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। आगे हम अब एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो इरेज कर दे रहा हूँ मैं इसको। नंबर 1, पहली हेडिंग आप डालो, और जो बच्चे देख रहे हो आप कोशिश करना आप अपना नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठो, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट अब हेडिंग डालो आप प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्लेरिफिकेशन करने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रेजेंट टेंस, इसको अभी हमने हिंदी में लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल, हिंदी में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। ओके, देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं। फर्स्ट लिखो आप, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये क्वेश्चन है, आर देयर, ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये कहीं पूछा नहीं जाता कि कितने प्रकार का टेंस होते हैं, बट ये जानना जरूरी है, तभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर को हमेशा आ बोला करो आप, देयर आर, ठीक है। स्पोकन में ऐसा बोला जाता है, तो साथ साथ आप स्पोकन भी अपना अच्छा करते जाना। सो देयर आर, कितने लिखेंगे आप, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ, 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। 4 काइंड्स होते हैं, नहीं 4 होते हैं। नंबर 1, पहला कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको बहुत सारे बच्चों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नाम से भी पढ़ा होगा, ठीक है। सिमिलर होता है दोनों ही, चाहे हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोले, समझ आ गया, दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है, तो ये अलग नहीं है। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ एंड द लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं फिर से, हमने क्या पढ़ा अभी, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। हाउ मेनी आर देयर, 4, ओके। चलिए ठीक है, अब हम एक एक करके इसको डीपली पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लिए यहाँ तक, नहीं किया तो पॉज करके जल्दी से लिखो। ओके, अब हेडिंग डालो आप फर्स्ट। अब इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या था, फर्स्ट होता है हमारा, अभी हमने लिखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को मैंने भी बताया था दूसरी लैंग्वेज में हम, या फिर दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, बट ये जानना जरूरी नहीं है आपको कि हिंदी में भी इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये कहीं नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये बेसिकली जाना, क्योंकि आपको इससे बेसिकली करेंगे क्या, ये ट्रांसलेशंस के फॉर्म में आप यूज करेंगे, या तो वर्ब फॉर्म्स में आता है या पैराग्राफ फॉर्म में आता है, एडिटिंग में यूज होता है, ठीक है।
तो वहाँ पे यूज़ होगा, तो आप ध्यान रखना वहाँ, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हिंदी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है हमारा। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका आखिर यूज क्या होगा एक्चुअली, तो बेस सबसे पहला रूल तो यही होता है, सबसे पहला यूज यही होता है कि आप किसी भी सेंटेंस को देख के बताएंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या नहीं है। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस होता है तो इसके एंड में क्या लगा होगा, ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूं, ता हूं, ती हूं, ठीक है, एक्सेट्रा, ETC एक्सेट्रा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, ये मैंने सिर्फ आपके हिंट के लिए लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये ऐसा अगर सेंटेंस सपोज मान लो जैसे जो भी डेली के एक्टिविटीज होते हैं, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जो हमारे डेली के एक्टिविटीज होते हैं, जो हम पर डे करते हैं। जैसे क्या करते हैं हम कि मैं पर डे सुबह जगता हूँ, है ना, फिर ब्रश करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अपनी पढ़ाई करता हूँ, दौड़ता हूँ। तो इसमें आप देख रहे हो सब में कुछ भी आप, या फिर वो खेलता है, वह जाता है, वह गाता है, वह लिखता है, कुछ भी इस टाइप से। तो जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या, हम वेकअप, ठीक है, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर देन आई ब्रश माई टीथ। तो इस टाइप का कुछ भी अगर होता है, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, इस टाइप से अगर कुछ भी आप जो हम पर डे की डेली एक्टिविटी होती है वो किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। इतना ध्यान समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों को, ओके। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब देखो इसके रूल्स हैं कुछ कि इसको रूल्स करोगे कैसे आप। तो इसके रूल्स नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के होते हैं, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ए फॉर्म। अब देखो सेंटेंस को बेसिकली वैसे तो इसमें जो है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराऊंगा मैं, एक्सक्लेमेटरी एंड एंट्रो कम्स नेगेटिव भी होता है। तो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है बेसिक में, वो हम सेंटेंस वाले पार्ट में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे अभी जानना है कि सेंटेंस के जो 3 टाइप होते हैं वो क्या होता है, अफर्मेटिव। अब कई बच्चों को सेंटेंस तो समझ में आ रहा है ना, सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस। एक ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जिसका कोई सेंस बने, समझ गए, उसका सेंस। जैसे कोई भी अगर सपोज मान लो हमने लिखा कुछ भी, आई एम अ गुड बॉय, तो इसका कोई सेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। ऐसा हमने कुछ भी एक कोई भी सेंसेबल अगर जिसका कोई मीनिंग आए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, देखो ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं जिसका एक मीनिंगफुल है। अगर मैं इसी को लिखता सपोज एम गुड, ठीक है, फिर ए, फिर आई, फिर बॉय, तो ये भी क्या है, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ही है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। तो हम सेंटेंस वाले में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले टेंस पे फोकस करो। सेंटेंस वाले वीडियो में आप जाके देखना जिसमें हमने सेंटेंस पूरा करेंगे। नाउ अफर्मेटिव का देखो, अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, अफर्मेटिव या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो, जो हम आंसर देते हैं, जैसे किसी चीज़ का आंसर होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। तो अफर्मेटिव का यहाँ पे सेंटेंस जो लिखेंगे हम कुछ ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, एज फॉर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या फिर वर्ब फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। V1 और V5 लिख रहा हूँ मैं। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि V का मतलब यहाँ पे वर्ब से है, ठीक है, वर्ब से होता है, और V1 और V5 क्या होता है, V5 होता है S और ES फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब CBSE वाले जो बच्चे होते हैं वो V5 नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली पढ़ते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड द ING फॉर्म, या फिर प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म एंड द ING फॉर्म एंड द S और ES फॉर्म। बट जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए 5 फॉर्म नॉर्मली वो पढ़ के आते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, सिमिलर ही है, बट वो इस तरीके से वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 तक उनको पता है। और S और ES फॉर्म आप समझ जाना, वर्ब 5 को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, S और ES फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे S का मतलब क्या है, सब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट से है, और O का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है डूअर, डूअर मतलब जो काम करता है, करने वाला, ठीक है, डूअर। फॉर इंग्लिश स्टूडेंट सब्जेक्ट इज व्हाट, सब्जेक्ट इज डूअर। फॉर हिंदी स्टूडेंट सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला, ठीक है। एंड O फॉर ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इट मीन्स सपोज आई एम रीडिंग अ बुक, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, बुक इज अ ऑब्जेक्ट, ओके, सो लाइक दैट। सो ऑब्जेक्ट का हिंदी में क्या बोलते हैं,
जो भी कोई सपोज मान लो कि जिसके बारे में हम जो सब्जेक्ट है वो जिसके बारे में बता रहा है कि एक्शन तो वो कर रहा है, किससे कर रहा है, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ क्या, किताब, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी चीज़ को आप ये कह सकते हो वो क्या हो सकता है उसके लिए, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का रूल है। आगे समझ में। सेकंड नेगेटिव, नेगेटिव को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना एन का मतलब क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस तो समझते हो ना आप, अगर सेंटेंस में नोट लगाओ तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो भी जे में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो भी जे का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे डू और डच का यूज होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। अब डू और डच का यूज अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन होता है एंट्रोगेटिव। एंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हो। तो एंट्रोगेटिव को कैसे लिखेंगे, तो डू और डच को पहले कर देते हैं हम, डू और डच। अब ये ध्यान रखना आप अपनी प्रॉपर अच्छी तरीके से, किस तरीके से, अगर हम डू और डच को पहले लगाते हैं, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, तो पंचुएशंस का भी हमें ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर में एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डू और डच प्लस यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। आगे समझ में। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज मान लो मैं हिंदी में कुछ भी एक लिख लेता हूँ, सपोज वह किताब पढ़ती है, ठीक है। अब हिंदी में कहीं पे अगर मात्रा की गलती होगी तो उसको इग्नोर करके चलना आप, ठीक है, क्योंकि हिंदी की मेरी प्रैक्टिस नहीं होती है। नाउ डू डज प्लस सब्जेक्ट फॉर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह किताब पढ़ती है, तो देखो वह किताब पढ़ती है, हमें यहाँ से पता चल रहा है कि क्या है, पढ़ती है। इट मीन्स कि क्या होगी वो, जेंडर में क्या बता सकते हो आप, तो यहाँ पे आप मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो फेमिनिन, स्त्रीलिंग जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वह का क्या होगा यहाँ पे सी, ठीक है। किताब पढ़ती है, सी क्या लिखेंगे हम, रीड्स, सी रीड्स अ बुक। अब ध्यान से देखना, सी क्या है, सब्जेक्ट, रीड्स क्या है, वर्ब फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। वाई फिफ्थ फॉर्म, बिकॉज फिफ्थ फॉर्म इज कॉल्ड द एस और ई एस फॉर्म, ठीक है, इसमें तो आता ही नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा डू डच के साथ आता है, तो सब्जेक्ट ही आता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म का यूज ही नहीं है, ठीक है। ओके, सो ही सी रीड्स अ बुक, ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और ये बुक क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ इतना। अब कोई भी सेंटेंस सपोज आप यहाँ पे ले लो, यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। सो यू क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वह फर्स्ट फॉर्म है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ कि तुम पत्र लिखते हो, या फिर आप पत्र लिखते हो, या फिर आप चिट्ठी लिखते हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। समझ में आया ये। इसी का मान लो मैं एंट्रोगेटिव या नेगेटिव, सबसे पहले नेगेटिव देख लेते हैं कि नेगेटिव कैसे करेंगे। मान लो इस वाले सेंटेंस का नेगेटिव करना है, सी रीड्स अ बुक। इसी का नेगेटिव अगर आपको करना हो तो क्या लिखेंगे आप, सी। अब देखो यहाँ पे रीड्स है, तो डू का यूज करेंगे या फिर डच का यूज करेंगे। नेगेटिव में मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा है, ये भी ध्यान रखना, नॉट यूज करेंगे पहले, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो। नेगेटिव में नॉट कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डज नॉट, शी डज नॉट रीड अ बुक। ध्यान रखो, जब डज आएगा, डज आ गया ऑलरेडी, सी के साथ डज लगाया हमने, तो फिर वर्ब का क्या आएगा, एस और एस फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एस फॉर्म आ चुका है। एक बार अगर एस और एस फॉर्म आता है दोबारा नहीं आता वो, आगे समझ में। और जो सिंगुलर होता है वो सिंगुलर वर्ब ही लेता है, तो ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वर्ब करेंगे। तो सी डज नॉट रीड अ बुक। अब इसी का अगर हमें क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो क्या लिखेंगे, डज को पहले कर देते हैं, बस जो इसमें लगता है बस वही करेंगे। डज लिखा हमने, फिर सब्जेक्ट था हमारा, देखो यहाँ पे रूल्स में डज को पहले लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो डज सी। और अगर सेंटेंस को पॉजिटिव में लिखना है तो ऐसे लिख लेंगे, रीड अ बुक, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी को हमें अगर ऐसे भी लिख सकते थे हम, एंट्रो कम्स नेगेटिव टाइप में, डज सी नॉट रीड अ बुक, ठीक है, तो नॉट भी इसमें लगा सकते हैं।
वो डिपेंड करता है सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, उसको मैं अगर ट्रांसलेट करना हो तो समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब हुआ सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। सी डज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ती है। एंड डज सी रीड अ बुक, क्या वह किताब पढ़ती है। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, रेज कर दूं मैं। ओके चलो, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि टेंसेज आप अच्छे से समझ जाओगे तो इसी पे बेस्ड होता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, चलो तो सेकंड टेंस अब हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, स्पेलिंग गलत मत लिखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, UNTINUOUS टेंस। अब यहाँ पे ध्यान देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये क्या होता है, जो प्रेजेंट में कंटिन्यू हो। कंटिन्यू किसको बोलते हैं, जो चल रहा होता है। तो प्रेजेंट में जो कंटिन्यू होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब देखो ये इसके जो है, इसके भी कुछ रूल्स होंगे। तो पहले हिंदी में इससे कैसे पता चलेगा आपको, सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो इसके लास्ट में क्या होता है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, रहा हूं या रही हूं, ऐसा कुछ भी होगा एक्सेट्रा। तो आप समझ जाएंगे किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, ओके। अब देखो इसके भी रूल्स नोट डाउन करना आप। फर्स्ट है हमारा, देखो फिर से नेक्स्ट लिखेंगे हम अफर्मेटिव के लिए ही, क्योंकि 3 टाइप से सेंटेंस ही करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एक एक्जुलरी वर्ब का भी यूज होता है। अब एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, तो हम जब वर्ब वाले वीडियो में आप जाकर देखना, पूरी वर्ब हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो उसमें आपको ये मिलेगा। तो सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब को हम दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी जो मेन वर्ब का हेल्प करता है। इसमें वर्ब होता है एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब का हेल्प करे उसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एक्जुलरी वर्ब। बेसिक लैंग्वेज में समझ में आ गया। यानी जो एक्जुलरी वर्ब होता है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्प का मतलब जो सहायता करे, किसका, मेन वर्ब का। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आता है इज, एम या फिर आर, प्लस यूज करते हैं हम वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, CBSE वाले बच्चे वर्ब ING फॉर्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं। प्लस यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट एंड द फुल स्टॉप। ठीक है, नेगेटिव, पहले तीनों के रूल्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। तो देखो इसके नेगेटिव के एग्जांपल क्या होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस, इसमें डायरेक्टली इज एम आर के साथ ही नोट का यूज कर लेंगे हम। इज आर और एम, दो बार मैंने नहीं लिखा ना, एज एम आर लिखा है, यहाँ पे एज आर एम लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट एज आर एम प्लस यहाँ पे यूज करते हैं नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है। एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ वर्ब फॉर्म चेंज नहीं रहता, सिमिलर ही होता है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। एंड देन इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज द सेम, ठीक है, विच आई टोल्ड यू द प्रीवियसली। नाउ इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्या करेंगे हम, देखो एज एम आर को पहले कर देंगे, एज और एम और आर। अब ये ध्यान रखना, जब भी आप लिखेंगे तो कैपिटल से स्टार्ट करना। बच्चे ये गलती करते हैं, पंचुएशन मिस्टेक होता है, फिर उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो एज एम आर प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स ING फॉर्म फॉर द CBSE स्टूडेंट अगेन, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो हिंदी में अगर मैं कुछ भी सेंटेंस बोलूँ, या आप खुद सोचोगे क्या हो सकता है कि वह दौड़ रहा है, तुम खेल रहे हो। ठीक है, वह गीत गा रहा है, मैं सो रहा हूँ, वो जा रहा है, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा ही, रहा है, रही, ऐसे कुछ आ रहा है। तो मान लो कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, सपोज कुछ भी ले लिया हमने कि सपोज वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। देखो क्रिकेट को मैंने क्रिकेट ही लिख दिया, हिंदी में भी क्रिकेट ही लिखोगे आप। वह क्रिकेट खेल रहा है, सपोज ऐसा है। ठीक है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है मतलब यहाँ से पता चलेगा मैस्कुलिन है, जेंडर कौन सा है, मैस्कुलिन है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, ही। ठीक है, वह का क्या होता है, ही।
क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या लिखेंगे, देखो ही सब्जेक्ट लिख लिया हमने ही, उसके बाद क्या आता है इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, इज का यूज होता है। अब इज एम आर में ये इतना तो हेल्पिंग वर्ब का यूज पता है, नहीं पता तो फिर इज एम आर वाला यूज देख लेना एक बार वीडियो में। नाउ ही इज, वह क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, क्योंकि प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग होता है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ही इज प्लेइंग द क्रिकेट भी लिखेंगे तब भी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। तो कोई बच्चे ये मत सोचना कि सर ने द नहीं लगाया, द आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। एम्फेसाइज करेंगे तो द लगाएंगे हम, नहीं एम्फेसाइज करने का माने तो हम क्रिकेट में द नहीं यूज करेंगे यहाँ पे। अब द का यूज स्पेशल द वाले यूज में भी मैं बताऊँगा जब डिटरमिनर्स करेंगे हम। तो ही इज प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट, इसमें नेगेटिव, अगर हमें इसी का नेगेटिव करना हो तो हिंदी में सोचो क्या होगा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कुछ ऐसा होगा। तो ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट लिखना है, या फिर सिर्फ क्रिकेट भी आप लिख सकते हैं। तो जो आप प्रीवियस सेंटेंस में लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखना है। एंड द लास्ट वन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होगा, ही इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इज ही। अब नोट लगाना है तो नोट भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो नहीं भी लगाएंगे हम। इज ही प्लेइंग, अब डिपेंड करता है हिंदी में सेंटेंस में क्या गिवन है हमारे पास। इज ही प्लेइंग द क्रिकेट, अगर मान लो, अब देखो मैं मीनिंग समझाता हूँ। ही इज प्लेइंग अ क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इज ही प्लेइंग द क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर ऐसा होता क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो फिर लिखते इज ही नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। अंडरस्टैंड, ठीक है, आगे समझ में आपको। ओके, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप और अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना। हम आगे करने वाले हैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट, प्रेजेंट का थर्ड पार्ट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब इसमें देखो हिंदी में कैसे पता चलेगा वो सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है। तो अगर लास्ट में क्या लगा हो, कुछ ऐसा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है। या है का मतलब आ है होता है, ध्यान, मैं सेंटेंस में बताऊंगा अब कैसे। या है, ये है, एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ ऐसा अगर हो तो ये सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे क्या बोल सकते हो कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, ठीक है, वह अपना खाना खा चुकी है। मैं कुछ भी इस टाइप का सेंटेंस अगर होता है तो राम स्कूल जा चुका है, समझ गए, कुछ इस टाइप से। या फिर अगर कुछ मान लो, अब या है वाला कौन सा, तो या है में या नहीं होता, आ है का सिर्फ सेंस होता है कि जैसे मैंने ये काम किया है, ठीक है, या फिर मैंने ये काम कर लिया है, तो या है भी हो सकता है या आ है भी हो सकता है। तो इस टाइप वाले सेंटेंस आगे समझ में क्लियर है। अब इसके भी रूल्स जल्दी से हेडिंग लिखो। रूल्स फर्स्ट कौन सा लिखेंगे हम, अफर्मेटिव। क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे भी फिर से एक्जुअली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैव और हैज का यूज करते हैं। तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे हैज का और प्लूरल के साथ यूज करते हैं हम हैव का, बट आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैव का। ये ध्यान रखना, आई सिंगुलर होता है बट यूज किसका करेंगे, हैव का। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में किसका यूज करते हैं, हैज का। बाकी सब में यूज करते हैं किसका, हम हैव का, ठीक है। अब दूसरे लैंग्वेज में ऐसा समझ लो, इजी वे में, कंफ्यूज हो गए हुए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यूज करना है हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आता है, ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, ये आपका हुआ क्या, हैज। बाकी सब में यूज करते हैं हैव का। क्लियर, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज। यहाँ पे यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको कहते हैं। तो सीबीएसई स्टूडेंट इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वैसे आप वर्ब थर्ड फॉर्म भी आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3 प्लस यहाँ पे यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसी का देखो नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लिखेंगे हम, तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस
वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, नोट लगा दिया हमने बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नॉट इंट्रोगेटिव. नाउ द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव. हाउ यू राइट इन इंट्रोगेटिव? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट एंड देन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. ध्यान रखना इसमें भी नेगेटिव आ सकता है. इट्स डिपेंड ऑन सेंटेंस एंड द सेंटेंस विल कॉल द एंट्रो कम्स नेगेटिव सेंटेंस, राइट. ओके, यानी एंट्रोगेटिव में अगर नहीं आ जाता है, मतलब नॉट आ जाता है, तो एंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है. दैट इज कॉल्ड एंट्रो कम्स नेगेटिव सेंटेंस. ओके, अब इसका भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं. तो कोई भी हिंदी में एग्जाम्पल ले लो एक, कि वह अपना काम कर चुका है. बाकी आप खुद ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लेना. जिसको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. नाउ अब देखो इसी एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं. क्या है? वह अपना काम कर चुका है. तो वह के लिए फिर से ही लिखेंगे. कर चुका है बिकॉज आपको पता है यहाँ पे कि ये मैस्कुलिन जेंडर से, इसलिए ही लिखा हमने. वह अपना काम कर चुका है तो क्या लिखेंगे? हैव और हैज. तो ही के साथ ही इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, सो विल यूज व्हाट? हैज. सो ही हैज वर्ब थर्ड फॉर्म देन आता है, ये वाला रूल है हमारा. तो हैव और हैज यूज कर लिया हमने वर्ब थर्ड फॉर्म. तो वर्ब क्या है यहाँ पे? काम करना. तो ही हैज डन. डू, डिड, डन. डू का मतलब करना होता है. तो ही हैज डन. अपना काम मतलब हिज, इसके अकॉर्डिंगली. तो ही हैज डन हिज वर्क. ठीक है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है. हिज का मतलब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है. अब हिज या फिर हर, ये हम प्रोनाउन जब करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर वहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ही हैज़ डन हिज वर्क. ही आएगा तो हिज, सी आता तो हर वर्क होता है यहाँ पे. ठीक है, सपोज यही होता है कि सी हैज़ डन हर वर्क हो जाता फिर. क्लियर हुआ? अब ओके, नेगेटिव देखो इसी में. तो नेगेटिव में क्या लिखेंगे आप? ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क. अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह अपना काम नहीं कर चुका, या फिर वह अपना काम, उसने अपना काम नहीं किया है. उसने भी अगर होता तब भी हम ही तो लिखेंगे. ठीक है, और एंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंट्रोगेटिव में लिखेंगे हैज़ ही डन हिज वर्क. हैज़ ही डन हिज वर्क, क्वेश्चन वर्क, कि क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है? हैज़ ही डन हिज वर्क. ठीक है, अगर वह होता क्या वह अपना काम पूरा कर चुकी है तो हैज़ शी डन हिज वर्क. ठीक है, यहाँ पे एच कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल. हैज़ ही डन हिज वर्क. क्लियर हुआ? आगे समझ में? चलो जल्दी से नोट डाउन करो. द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस हम करेंगे. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस इज व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट एंड द कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो फोर्थ एंड द लास्ट ऑफ द प्रेजेंट इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. CONTINUOUS लिखा है मैंने, गलत मत लिखना. कॉन्टिन्यूअस टेंस TNS. ओके, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब एक्चुअली क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट से आपको समझ में आ रहा है जो अभी चल रहा है. परफेक्ट मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है. क्या बोलते हो कि परफेक्ट बिल्कुल है? बिल्कुल, यानी किसी चीज़ को आप कंप्लीट हो जाता है तब आप परफेक्ट बोलते हैं ना. पहले तो नहीं बोल देते कि परफेक्ट है, नहीं, जब आप काम कंप्लीट कर दो तब. कॉन्टिन्यूस मतलब जो चल भी रहा हो, यानी कुछ काम तो परफेक्ट हो चुका है, कुछ काम अभी भी क्या है? कंटिन्यू है. और टेंस का मतलब टाइम होता है, जिसका मतलब कि ऐसा काम जो पहले शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है. इट मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से कंटिन्यू है. पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है. बात समझ गया ना? तो उसी को बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट में. अब ये पास्ट का मतलब नहीं, प्रेजेंट का मतलब है कुछ देर पहले ही शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. अगर पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चला था वो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा. फिर वो आगे पढ़ेंगे हम. देखो, तो इसका मतलब कैसे पता चलेगा आपको कि सेंटेंस क्या है? तो इसमें अगर आपको कुछ इस तरीके से आता है लास्ट में सेंटेंस में हिंदी में, ता आ रहा है, या फिर ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ती आ रही हूँ, एक्सेट्रा. अब समझ गए होंगे. ठीक है, ओके. तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब देखो इसके भी रूल्स होंगे.
तो रूल्स के लिए आप हेडिंग दो। तो क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, पहले अफर्मेटिव मतलब सिंपल, जब हम आंसर लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज करते हैं सेम हैव और हैज, प्लस यहाँ पे यूज करते हैं बीन। ठीक है, अब बीन जो होता है वो क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म है। बी का थर्ड फॉर्म होता है जो परफेक्ट के लिए आता है कि कुछ जो काम कंप्लीट हुआ है, बी इज फॉर बीन। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन, एंड देन बिकॉज इट्स अ कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब की फोर्थ कौन सा यूज करेंगे, फोर्थ, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म। ये भी ध्यान रखना जहां भी कॉन्टिन्यूअस आए आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज हो। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म यूज किया था हमने, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म, इट मीन्स फोर्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ, एंड देन यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट। और एक और चीज यहाँ पे आता है, प्लस हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंस, SINCE है, ये साइंस मत लिख देना, सिंस और फॉर, प्लस करते हैं यूज टाइम का, इफ इट इज गिवन, नॉट कंपल्सरी। ठीक है, एंड देन वॉट एवर कॉम्प्लीमेंट इज देयर, इसके साथ जो भी सेंटेंस में गिवन होता है उसको लिखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखो नेगेटिव के लिए। ये रूल्स थोड़ा सा बस लेंदी है कुछ नहीं। अभी मैं ये बताऊंगा सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करना है आपको। तो अब देखो इसका नेगेटिव क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस, अब यहाँ ध्यान रखो नेगेटिव में बच्चे गलती करते हैं। इसमें क्या गलत होता है मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस यहाँ पे लिखते हैं नॉट। अब बच्चे गलत क्या करते हैं, तो गलत वो ये करते हैं बीन के बाद नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट, प्लस आएगा यहाँ पे बीन, एंड देन अगेन वर्ब फॉर्म चेंज नहीं होता, यहाँ पे सेम रहेगा, फोर्थ इट मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एंड देन इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो हैव और हैज को हम पहले कर देंगे, बस हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा यहाँ पे, हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट क्या यूज करोगे आप, बीन। अगर इसमें भी नॉट लगाना हो तो कहाँ यूज करेंगे, हैव और हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, तो हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस यहाँ पे यूज करेंगे हम कौन सा फॉर्म, वर्ब फोर्थ, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस यहाँ पे यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट, एंड देन सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे हिंदी में नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि वह अपना मतलब, या फिर वह 4 घंटे से अपना किताब पढ़ रही है, या फिर वह इस स्कूल में 5 साल से पढ़ती है, या फिर कुछ भी आप ले लो कि वह 2015 से 2015 वह 2015 से या 2015 से इस ऑफिस में काम करता आ रहा है या फिर कर रहा है। बात समझ गया ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से जब कोई कंटिन्यू हो वर्क। तो मैं हिंदी में सेंटेंस में बोल दिया हूँ, अभी मैं इंग्लिश में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सपोज हमने कुछ भी लिखा, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ही हैज़ बीन, अच्छा हैव बीन और हैज़ बीन कैसे लगाएंगे, तो जो हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं सिमिलर है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, OFFICE। ठीक है, he has been working in this office for 5 years। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, since 2016 और 15। ठीक है, क्योंकि 21 चल रहा है, मान लो 5 साल हम करेंगे तो 16 + 5 21 होता है, या इसको 15 भी मान सकते हो। अब देखो अगर 2015 होगा तो फिर लिखेंगे सिंस 2015, अगर 5 ईयर होगा तो फॉर 5 ईयर्स। ये ध्यान रखना, ये फिर या फिर ये या फिर ये। अभी मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों। ये अफर्मेटिव के लिए हो गया, क्लियर हुआ। नेगेटिव के लिए देखो, नेगेटिव क्या करेंगे हम, ही हैज़ नॉट बीन। ध्यान रखना, ही हैज़ बीन नॉट नहीं, ही हैज़ नॉट बीन। अब सेम आएगा यहाँ से, वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 5 ईयर्स या फिर सिंस 2015। इंट्रोगेटिव अगर इसका लिखना है तो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हैज़, तो हैज़ ही आएगा। तो हैज़ ही सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, हैज़ ही बीन वर्किंग उसके बाद सेम इन द ऑफिस सिंस 2015 और फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, कि क्या वह इस ऑफिस में 2015 से काम करता आ रहा है या फिर काम कर रहा है, या फिर लास्ट 5 ईयर से कर रहा है। तो देखो 5 ईयर्स क्या है, ये फिक्स्ड टाइम नहीं है। अब सिंस का यूज कहाँ करते हैं हम, सिंस का यूज करते हैं जब हमारे पास कैलेंडर टाइम गिवन हो। कौन सा टाइम गिवन हो,
कैलेंडर की टाइम जब गिवन हो तो यूज करते हैं सिंस का, और जब कैलेंडर टाइम गिवन नहीं हो तब यूज करते हैं हम फॉर का। आगे समझ में? यानी फिक्स्ड टाइम गिवन हो, कैलेंडर में जो भी टाइम गिवन होता है जैसे 5 जून, 6 जून 2015, 1990, कुछ भी 2000, ऐसा कुछ भी अगर मेंशन हो तब हम यूज करेंगे सिंस का। या फिक्स टाइम जैसे मॉर्निंग तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई फिक्स टाइम हो तब सिंस का, फिक्स टाइम नहीं हो वैसे लिखा हो कि 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, तो वहाँ पे यूज करते हैं हम फॉर का, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।